Also worked as a secretary Markfed Bhopal, and also works as joint commissioner in Rewa, Shahdol, Jabalpur, Sagar region. So this is a very this is the introduction of our resource person. So now I'm handing over this session to our resource person. Welcome, sir. Welcome to our faculty development program, sir. Thank you. Thank you. Good afternoon to everyone. My name is P.K. Siddharth. I am also. जी, hello. हेलो, आवाज आ रही है क्या? Yes, sir, you are audible. Sir, you are audible. Please सभी सुन continue. पा रहे हैं क्या? सभी सुन पा रहे हैं क्या मुझे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। Yes, sir. Yes. ओके। तो ये आज का जो सब्जेक्ट दिया गया है मुझे, ग्रीन एनर्जी पॉलिसी रेवोल्यूशन सॉल्यूशंस एंड आल्सो फ्रेमवर्क ऑफ द पॉलिसीज। एक्चुअल में आई एम नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट दिस सब्जेक्ट, और मेरा पूरा सर्विस कैरियर तो कॉर्पोरेट सेक्टर में रहा है, नियर अबाउट 35 ईयर्स सर्विसेज इन स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन फिर इसमें तैयारी की गई है थोड़ी सी, जो मटेरियल मेरे पास है और कोशिश की है, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को मेरा थोड़ा प्रेजेंटेशन थोड़ा ठीक ही लगेगा। तो सबसे पहले मैं इसमें ग्रीन एनर्जी के संबंध में इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। व्हाट इज ग्रीन एनर्जी? Green energy refers to the energy produced from renewable, environmentally friendly and sustainable sources. The major sources of the green energy is solar energy, wind energy, hydropower energy, biomass and biogas, geothermal energy, green hydrogen. ये इसमें 6 सेक्ट ऐसे सोर्सेज हैं जो मेजर ग्रीन एनर्जी के लिए मायने रखते हैं। अब सब इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ग्रीन एनर्जी पॉलिसी हम लोगों के लिए क्यों आवश्यक है, आज क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है। तो ख़ास तौर पे इसमें जो 4 फैक्टर जो आए हैं सामने, वो है हाई इनिशियल कॉस्ट। अभी तक हम लोग जो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी या दूसरी सोर्सेज के बारे में हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। और दूसरा इसमें फॉसिल फ्यूल डोमिनेंस, एनवायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज एंड टेक्नोलॉजिकल रिस्क। अगर इसमें डिटेल में हम लोग बात करेंगे, नंबर 1 पहला हाई इनिशियल कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं और ये कहाँ ज़्यादा आ रही है कॉस्ट, किन किन फैक्टर में। तो ये सोलर पावर प्लांट्स रिक्वायर्स, जैसे कि हम लोग कहीं लगाते हैं सोलर पावर प्लांट, तो वहाँ आपको लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत होती है, पैनल इन्वर्टर की ज़रूरत होती है, ग्रिड कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, स्टोरेज सिस्टम या विंड फॉर्म्स अगर जरूरत है तो उसके लिए क्या हमको जरूरत होगी, टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत होगी, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, साइट स्पेसिफिक फिजिबिलिटी की भी जरूरत होगी। अब इसमें मुख्य रूप से है कि ग्रीन एनर्जी पॉलिसी में इसका रोल क्या होगा। तो इसमें जो रोल गवर्नमेंट ने डिसाइड की है वो कैपिटल सब्सिडीज, अगर हम लोग सोलर पैनल या विंड फार्मर्स को एस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें सब्सिडी के रूप में, कैपिटल सब्सिडी के रूप में देना, वाइबिलिटी गैप फंडिंग, लो इंटरेस्ट ग्रीन लोन्स एंड टैक्स इंसेंटिव एंड एसिलेटेड डेप्रिसिएशन। इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे एक मिशन भी इसमें बनाया गया है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। ये इसलिए है कि ये सब्सिडीज और टैरिफ सपोर्ट को, सब्सिडी को कम करेंगे, सब्सिडी को देंगे और टैरिफ सपोर्ट भी इसमें दिया जाएगा। ये इनका एक ऐसा मिशन अभी काम कर रहा है। सेकंड फैक्टर इसमें फॉसिल फ्यूल डोमिनेंस। इसमें मुख्य रूप से जो है वो एनर्जी सिस्टम्स ड्यू टू हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रक्चरल लॉक-इन फिनोमेना एज ए पाथ डिपेंडेंसी, means existing power plants, refineries, railways, ports and pipelines are designed for coal, oil and gas. Skilled labor, supply chains and institutions are aligned with fossil fuels. Government often subsidize coal and petroleum for energy security and affordability. इसमें जो रोल है एनर्जी ग्रीन एनर्जी पॉलिसी का जो रोल होगा इसमें, वो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस,
phasing out coal subsidies, coal cess and carbon taxes, mandatory grid integration of renewables. इसमें इंडिया लेवल पर जो अभी काम हो रहा है, इसमें रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस लीगली कंपेल्स टू बाई रिन्यूएबल पावर, काउंटरिंग कोल वेस्ट डोमिनेंस. इसमें थर्ड फैक्टर जो है एनवायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज. इसमें मुख्य रूप से फॉसिल फ्यूल कॉजेस जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी अदर ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशंस हैं उसको कम करना है, और हेल्थ कॉस्ट को बढ़ाना है, उसको भी कम करना है, एनवायरमेंटल डैमेज को बचाना है. ये मुख्य रूप से इसमें है. इसमें ग्रीन एनर्जी पॉलिसी का रोल इसमें जो है वो है कार्बन प्राइसिंग, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स, पॉल्यूशन टैक्सेस, स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स. इसमें मुख्य रूप से जो अभी गवर्नमेंट लेवल पे जो काम हो रहे हैं, इंडिया कोल सेस इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन प्राइसेस यूज्ड टू फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स. फोर्थ फैक्टर इसमें जो है टेक्नोलॉजिकल रिस्क, इनोवेशन एंड अर्ली स्टेज सर्टेनिटी. कंसेप्ट इसका मेनली ये है कि हाई टेक्नोलॉजिकल एंड कमर्शियल अनसर्टेनिटी ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट स्टेटस. न्यू टेक्नोलॉजी में सच एस ऑफशोर विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड्स require long testing and scaling periods, have uncertain returns and evolving standards. रोल ऑफ ग्रीन एनर्जी पॉलिसी में जो गवर्नमेंट लेवल पे है, जो रिस्क कम करने वाली बात है, फंडिंग R&D, पायलट एंड डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गारंटीड ऑफ टेक एग्रीमेंट्स. इसमें इंडिया लेवल पे एक मिशन भी बनाया गया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड पॉलिसी सपोर्ट टू डी रिस्क अर्ली स्टेज हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज. अब इसमें एक और आगे की बात आती है, अगर ये ग्रीन एनर्जी पॉलिसी की आवश्यकता है तो इसमें बात ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे. इससे मुख्य रूप से 5 ऑब्जेक्ट्स तय किए गए हैं. फर्स्ट इज क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फोर्थ इज यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस, एंड फिफ्थ इज इंटरजनरेशनल इक्विटी. इनको हम एक थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो जैसे कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन मीन्स रिड्यूस ग्रीन गैस इमिशंस. अभी आपने देखा होगा जो फॉसिल से वेस्ट जो हमारे पास है, पेट्रोल डीजल वगैरह, इनसे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह का एमिशन बहुत होता है. इसको कम करने के लिए ये इसमें ये रखा गया है. क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन रिफर टू एक्शन दैट रिड्यूस और प्रिवेंट द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस such as carbon dioxide and nitrogen, which are primary drivers of global warming. सबसे बड़े में ग्लोबल वार्मिंग में जो मुख्य रूप से है, ये कारण यही है कि बहुत ज़्यादा एमिशन इन गैसेस का हो रहा है. तो ये ग्रीन एनर्जी हेल्प हम कैसे कर सकते हैं. रिन्यूएबल सोर्सेस, सोलर, विंड्स और हाइड्रो बायोमास, इनको हम लोग एमिट नियर जीरो एमिशंस, एनर्जी एफिशिएंसी रिड्यूसेस टोटल एनर्जी डिमांड, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री रिड्यूस ऑयल डिपेंडेंस. पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में जो मुख्य रूप से होंगे रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स, कार्बन प्राइसिंग एंड एमिशंस ट्रेडिंग, कोल फेस डाउन स्टडीज, नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन. इंडिया कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इसमें जो बात हुई है, तय किए गए हैं गवर्नमेंट इंडियाज कमिटमेंट टू net zero by 2070, target of 500 GW non-fossil capacity by 2030, national solar mission and national wind solar hybrid policy. इसका जो लाभ हमको आउटकम्स जो मिलेंगे मुख्य रूप से लोअर कार्बन फुटप्रिंट्स एंड रिड्यूस क्लाइमेट रिस्क, हीट वेव्स, फ्लोड्स और ड्रॉट्स जो इस कारण से जो होते हैं वो हम लोग इसमें कम होने की इसमें संभावना रहेगी. सेकंड ऑब्जेक्ट जो इसमें है वो है एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूस डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट क्यूल्स. इस समय हम लोग हमारे देश में जो है कि 60% हम लोग क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा अपना फॉरेन मनी इन्वॉल्व होती है, जिसको मतलब बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है और जीडीपी पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है. तो इसका मुख्य कंसेप्ट यह है कि एनर्जी सिक्योरिटी मीन्स यूनी इंटरप्रेट अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी एट
अफोर्डेबल प्राइसेस, मतलब एक सस्ती दरों पे सबके लिए एनर्जी हो, ऐसा इसमें एक कंसेप्ट रखा गया है एनर्जी सिक्योरिटी ग्रुप में। और ये कैसे हमको इम्प्रूव कर सकती है? सोलर एंड विंड आर डोमेस्टिक रिसोर्सेज, डिसेंट्रलाइजेशन जनरेशन, रिड्यूस ग्रिड फेल्यूर्स और लेस एक्सपोजर टू ग्लोबल फ्यूल प्राइस शॉक। पॉलिसी टूल्स इसमें क्या होंगे? हम लोग पॉलिसी अगर इसे रखें तो डोमेस्टिक रिन्यूएबल कैपेसिटी एक्सपेंशन, स्टोरेज एंड ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन, बायो एनर्जी फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट। इंडिया के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि अभी हमारे देश में कुछ है चल रहा है, सोलर पार्क इन राजस्थान और गुजरात में बनाए गए हैं 2 जगह। एथनोलिक ब्लेंडिंग स्कीम अभी पॉलिसी इसमें अभी बनाई गई है और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी कंस्टिट्यूट किया गया है इस पर्पज के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के पर्पज के लिए। इसके मुख्य रूप से आउटकम्स क्या होंगे? रिड्यूस जो इम्पोर्ट बिल, जो हम लोग इम्पोर्ट क्रूड ऑयल वगैरह में जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग फॉरेन मनी इन्वॉल्व होती है, वो कम होने की संभावना रहेगी। स्टेबल एनर्जी प्राइसेस, तो आप देख रहे होगा पर डे इन पेट्रोल डीजल के भाव जो अप डाउन होते हैं, वो उसमें स्टेबिलिटी आएगी। एंड तीसरा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। थर्ड ऑब्जेक्ट जिसमें रखा है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो रखा गया है, इसका सबसे मुख्य रूप से जो फायदा मुझे समझ में आया है कि देश की जीडीपी में इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और इसका साथ ही इसमें ग्रीन जॉब्स भी रहेंगे, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग भी रहेगा। कंसेप्ट इसमें यह है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब बिना एनवायरमेंट को हम लोग बिना छेड़े या बिना उसको को नुकसान पहुंचाए, इसका हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इसमें एक एस्पेक्ट रखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इसमें मुख्य रूप से क्यों ऐसे होगा? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, बैटरीज, न्यू सर्विसेज सेक्टर में, एनर्जी ऑडिटिंग, ईवी चार्जिंग, स्मार्ट ग्रिड मैनेजमेंट। पॉलिसी सपोर्ट में इसमें मुख्य रूप से ये जो होगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, ये जो भी इसमें प्रोडक्शन करने के जो लोग इसमें प्रोडक्शन करेंगे या फैक्ट्री डालेंगे, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, स्टार्टअप फंडिंग फॉर क्लीन टेक, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मेक इन इंडिया फॉर रिन्यूएबल्स। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें इसमें सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, ईवी इकोसिस्टम ग्रोथ, ग्रीन स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब्स। इसमें आउटकम्स जो इससे जो हमको होने की संभावना रहेंगी वो इंक्लूसिव ग्रोथ, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। फोर्थ इसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस, अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल। मतलब अभी जो बिजली के जो इस तरह से रेट हम बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे, तो ये ग्रीन एनर्जी कंसेप्ट कहीं हद तक हम लोगों को ये सस्ती दरों पे बिजली एनर्जी और बिजली हमको उपलब्ध हो सकेगी। कंसेप्ट इज दैट एवरी हाउस होल्ड एंड एंटरप्राइजेस हैज रिलायबल, अफोर्डेबल एंड मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज। रोल जो एनर्जी पॉलिसी, ग्रीन एनर्जी पॉलिसी का इसमें रोल जो होगा, ऑफ ग्रिड एंड मिड ग्रिड सोलर सॉल्यूशंस, रूफ टॉप सोलर फॉर हाउस होल्ड्स, क्लीन कुकिंग एनर्जी, बायोगैस, इलेक्ट्रिक कुकिंग एक्सेट्रा। पॉलिसी मेजर्स में जो इन्वॉल्व होंगे वो सब्सिडीज फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डिसेंट्रलाइजेशन रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट मीटरिंग एंड प्रीपेड सिस्टम्स। इंडियन एग्जाम्पल की हम बात करें जो अभी वर्तमान इस पॉलिसी के तहत काम हो रहे हैं, सौभाग्य स्कीम, पीएम कुसुम फॉर फार्मर्स, जो किसानों को इसमें सोलर पंप दें सब्सिडाइज रेट पे, किसानों को सोलर पंप देने का जो काम चल रहा है इसमें। सोलर माइक्रो ग्रिड्स इन ट्राइबल एरियाज। आउटकम जो आगे इसमें रहेंगे वो रिड्यूस इनइक्वालिटी। अभी ये देखा गया है कि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में बिजली का जो एनर्जी की सप्लाई बिजली की वो बहुत ज़्यादा अंतर है। गांव में बहुत कम बिजली मिल पाती है और शहरों में थोड़ा ज़्यादा है, तो वो जो इनइक्वालिटी है उसमें शायद ये चीज़ ग्रीन एनर्जी पॉलिसी से शायद ये कम होगी आगे चल के। बेटर एजुकेशन और हेल्थ केयर, गाँव में अगर बिजली रहेगी तो निश्चित रूप से गाँव के लोग और ग्रामीण एरियाज में उनको बेटर एजुकेशन उनके बच्चों को मिल सकेगी, हेल्थ केयर भी हो सकेगी। रूरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बिजली और गाँव के लोगों में रही तो शायद वो अपने कुछ माइनर अपने कुछ काम धंधे भी स्टार्ट कर सकेंगे इसमें। तो ये इसमें मुख्य रूप से इसमें आउटकम्स रहेंगे। फिफ्थ इसमें ऑब्जेक्ट्स जो है इंटरजनरेशनल इक्विटी। इसमें मुख्य रूप से ये है कि प्रिजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन।
हमारे पास अभी जो रिसोर्सेज हैं, आप देखा होगा ये रिसोर्स है जो फॉसिल्स वेस्ट हैं, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, इनका बहुत अंत आ गया है जिस तरह से इसका कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। तो अब जरूरत है कि हम लोग अब अपनी फ्यूचर के लिए अब कुछ रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें जो फ्यूचर जनरेशन के लिए काम आए। दिस कंसेप्ट इज current generation must not compromise the ability of future generation to meet their needs। तो अब सोचिए कि समय आ गया कि हम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं अब इनको कैसे प्रिजर्व किए जिससे कि आगे जनरेशन को हम उसका फायदा दे सकें। और ये कैसे होगा? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड, लोअर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, रिड्यूस क्लाइमेट रिस्क फॉर फ्यूचर जनरेशन। पॉलिसी डायमेंशन इसमें क्या होंगे? लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड कंजर्वेशन। अभी ग्लोबल और इंडियन अलाइनमेंट के बारे में हम बात करें, इसमें अभी जो इसमें जो समिट हुए हैं SDG 7 क्लीन एनर्जी के बारे में, क्लाइमेट एक्शन के लिए, और दूसरा इंडिया लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के लिए। इसका जो मुख्य आउटकम होगा एथिकल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट जस्टिस। अब आगे इसमें ग्रीन एनर्जी पॉलिसी में आता है की पॉलिसी कंसेप्ट, इसके मुख्य रूप से क्या होंगे जो आगे इस ग्रीन एनर्जी पॉलिसी को सस्टेनेबल बनाएंगे। इसमें मुख्य रूप से एनर्जी ट्रांजिशन, डिकार्बोनाइजेशन, नेट जीरो, रिन्यूएबल पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड्स और जस्ट ट्रांजिशन। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा इसमें कि अभी तक प्रेजेंटेशन में जो मेरी बात कही गई है, कुछ कोई पार्टिसिपेंट अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो मैं कोशिश करूँगी उनके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रही है क्या? यस सर। किसी का जवाब नहीं आया, मुझे लग रहा है कि शायद नहीं, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। की पॉलिसी कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा आगे और बताना चाहूंगा। इसमें 5 जो मेन रूप से जो कंसेप्ट रखे हैं इसमें, ये एनर्जी ट्रांजिशन, डिकार्बोनाइजेशन, नेट जीरो, रिन्यूएबल पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड, जस्ट ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन मींस शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल टू एनर्जी, क्लीन एनर्जी। अभी तो हम क्या फॉसिल से वेस्ट सारे फ्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं, तो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट करने का ये कंसेप्ट है। दूसरा डिकार्बोनाइजेशन, जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे गैसेज जो ग्रीन हाउस गैसेज का जो इमिशन है उसको कम करना या ख़त्म करना। नेट जीरो का मतलब 2070 जो 2070 तक जो टारगेट रखा गया है, एमिशन मत ख़त्म करना और पूरी तरह से इसको हटाना। रिन्यूएबल पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड्स, मैंडेटरी रिन्यूएबल शेयर, इसमें हर एक का एक रिन्यूएबल शेयर होना चाहिए, वो रखा गया है। और जस्ट ट्रांजिशन में प्रोटेक्ट वर्कर एंड कम्युनिटी, ये इसमें 5 कंसेप्ट रखे गए हैं। अब इसमें की डायमेंशंस में एक एक करके बात करूंगा। इसमें एनर्जी ट्रांजिशन में की डायमेंशंस क्या होंगे इसमें? टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल और सोशल। टेक्नोलॉजिकल में सोलर, विंड, हाइड्रो स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन। इकोनॉमिक में न्यू इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट स्ट्रक्चरिंग। इंस्टीट्यूशनल में पॉलिसी रिफॉर्म, मार्केट डिजाइन। सोशल वर्कफोर्स री-स्किलिंग एंड बिहेवियर चेंजेस। पॉलिसी रोल्स इसमें जो उससे इन्वॉल्व होगा वो लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, रिन्यूएबल मैंडेट्स एंड इंसेंटिव्स। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इसमें जो नॉन फॉसिल कैपेसिटी के इसमें जो ग्रिड बनाने की जो रखी है 500, इसमें 2030 तक, फेसिंग डाउन कोल इंटेंसिटी, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। आउटकम्स मुख्य रूप से इसमें जो होंगे क्लीनर एनर्जी मिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट रिसाइलेंस, डिकार्बोनाइजेशन। इसमें मुख्य रूप से रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। कंसेप्ट इसमें ये है जो हमारे एनर्जी ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री से जो एमिशंस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, इसको कम करना। तो ये इसके जो फॉर्म है, जो पावर सेक्टर है, इसमें ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्री है, और ये भी इसके फील्ड है डिमांड साइड, ये जहाँ से इनका एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स इसमें जो होंगे कार्बन टैक्स,
emissions trading schemes, fuel efficiency standards, clean technology subsidies. इंडियन एग्जाम्पल्स आप इसमें मैं थोड़ा देना चाहूँगा. परफॉर्म अचीव ट्रेड पेट स्कीम ये अभी है इसमें. नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन भी है. एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट 2022 भी इसमें लाया गया है इस संबंध में. इसके आउटकम्स जो इसमें आगे देखेंगे. लोअर emission intensity, cleaner air, compliance with global climate commitments. नेट जीरो जो थर्ड इसमें एस्पेक्ट है. इमिशन मींस कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर्स गैसेस हैं इनको कम से कम इनका वो इमिशन हो या एटमॉस्फेयर को हटाया जाए. कंसेप्ट इज बैलेंसिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस emitting with an equivalent amount removed from the atmosphere, resulting in zero net emission. अब ये how net energy is achieved, कैसे होगा ये? Maximum reduction of emission, residual emission absorbed by afforestation, carbon sinks, carbon capture and storage. इसमें इंडियन कमिटमेंट जो है वो है नेट जीरो का टारगेट बाई 2070 and long-term low emission development study submitted to UNFCCC. इसमें आउटकम्स जो हमको आगे देखने मिलेंगे. क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन, लॉन्ग टर्म पॉलिसी के सर्टेनिटी, ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप. फोर्थ कंसेप्ट इसमें जो है रिन्यूएबल पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड्स RPF, मैंडेटरी रिन्यूएबल शेयर. कंसेप्ट इसमें मुख्य रूप से ये है कि legal mandate requiring electricity producers or distributor to source a minimum percentage of their power from renewable energy sources. Purpose इसका ये है create guaranteed demand for renewables, reduce fossil fuel dominance, encourage private investment. इसमें आउटकम जो मिलेंगे हम लोगों को आगे फ्यूचर में. मार्केट सर्टेनिटी, accelerated renewable development, deployment, grid decarbonization. फर्स्ट की एस्पेक्ट इसमें कंसेप्ट है जस्ट ट्रांजिशन, प्रोटेक्ट वर्कर एंड कम्युनिटीज. कंसेप्ट इज शिफ्ट टू ग्रीन एनर्जी टू सोशली इंक्लूसिव एंड इक्विटी, प्रोटेक्टिंग वर्कर्स, कम्युनिटीज एंड रीजन्स डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्ड इंडस्ट्रीज. की एलिमेंट्स इसमें जो इन्वॉल्व हैं: वर्कर रिटेनिंग एंड री-स्किलिंग, सोशल प्रोटेक्शन एंड पेंशंस, रीजनल इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग. पॉलिसी मेजर्स में जो इन्वॉल्व होंगे: स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रीन जॉब गारंटीज, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन अफेक्टेड रीजन्स. इंडियन रेलिवेंस में इसमें जो देखा गया है, कोल डिपेंडेंट स्टेट्स हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा. नीड फॉर फेस्ड कोल इन ट्रांजिशन विद एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी. आउटकम्स जो इसमें आगे मिलेंगे देखने को: सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ. अब ग्लोबल ग्रीन एनर्जी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा. क्लाइमेट चेंज एज द ग्लोबल ड्राइवर जो है इसमें: राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, सी लेवल राइज, फूड एंड वाटर इनसिक्योरिटी. तो अब इसमें एक फर्स्ट जो चार एस्पेक्ट में से पहला एस्पेक्ट जो राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर है, इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा मैं करना चाहूँगा. सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हैव राइजन बाय अबाउट 1.1 डिग्री above pre-industrial level. This rise is mainly due to increased concentration of carbon dioxide from burning coal, oil and natural gas. Policy implications इसमें जो मुख्य रूप से होगा: global push for renewable energy, phase down of coal, energy efficiency standards. सेकंड इसमें जो ग्लोबल ड्राइवर है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. Extreme weather events means frequency, intensity and unpredictability of extreme weather events such as
हीट वेव्स, फ्लड्स, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो होते हैं उसके ये रीजन्स हैं। हीट वेव्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स एंड वाइल्ड फायर्स। सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका क्या है? डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर सिस्टम, loss of lives and livelihoods, increased digested management cost, disrupt of energy and supply chain। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें इसको, more frequent heat waves, intense monsoon rainfall and floods, cyclone on eastern and western coast। पॉलिसी इम्प्लीकेशंस इसके क्या होंगे, ये मुख्य रूप से इसमें है। क्लाइमेट रिसाइलेंट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइजेशन रिन्यूएबल सिस्टम, स्मार्ट ग्रिड्स एंड स्टोरेज। थर्ड इसका जो पॉइंट है ग्लोबल ड्राइवर का, सी लेवल राइज। इसके जो फैक्टर हैं, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड पोलर राइस कैप्स, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सी वाटर एज इट वार्म्स। रिस्क इसमें जो इन्वॉल्व है, कोस्टल फ्लडिंग, colonization of fresh water sources, loss of land and livelihoods, threats to ports, power plants and coastal cities। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये जो अफेक्टेड होते हैं, कोस्टल सिटीज लाइक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एट रिस्क। आइसलैंड टेरिटरी देखें तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये वल्नरेबल हैं। पॉलिसी इम्प्लीकेशन इसके होंगे, शिफ्ट अवे फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन कोस्टल पावर प्लांट्स, invest in resilient renewable infrastructure। फोर्थ ग्लोबल ड्राइवर इसमें फूड एंड वाटर इनसिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज डिस्टर्ब रेनफॉल पैटर्न्स, रिवर फ्लोज, सॉइल मॉइस्चर, क्रॉप प्रोडक्टिविटी। रोल ऑफ ग्रीन एनर्जी इसमें जो होगा आगे जैसे इसमें इन्वॉल्व रहेगा, सोलर पावर इन इरिगेशन, energy efficient desalination, reduce water use compared to thermal power plants। इंडियन क्वेश्चन पे इसको देखें, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, मानसून वेरिएबिलिटी, फार्मर डिस्ट्रेस। पॉलिसी इम्प्लीकेशंस इसके जो देख हैं अभी, इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी विद वाटर एंड एग्रीकल्चर प्लानिंग, प्रमोटिंग सोलर पंप, जो आगे बताए पीएम कुसुम योजना जो अभी चल रही, किसानों को सोलर पंप्स देने वाली। ग्लोबल लेवल पर कुछ ग्रीन एनर्जी के संबंध में कुछ एग्रीमेंट भी हुए हैं। जो पहला जो एग्रीमेंट हुआ है पेरिस एग्रीमेंट 2015, इसमें जो मुख्य रूप से पॉइंट्स हैं, मैं आपको थोड़ा एक पॉइंट बताना चाहूँगा इसमें। लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंस ऑफ द पेरिस के एग्रीमेंट में लीगली वाइडली रिपोर्टिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। सेकंड इज फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ड्राइविंग नेशनल रिन्यूएबल पावर। आगे इंडियन ग्रीन एनर्जी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में कुछ थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको प्रेजेंट करना चाहूँगा। इंडियाज एनर्जी कॉन्टेक्स्ट मुख्य रूप से इसमें 4 एस्पेक्ट हैं। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई एनर्जी डिमांड, इंपोर्ट इंडिपेंडेंट ऑयल एंड गैसेस, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। इंडिया नीड्स ग्रोथ विथ सस्टेनेबिलिटी साइमल्टेनियसली। इसका कंसेप्ट है इंडियाज एनर्जी कॉन्टेक्स्ट इज शेप्ड बाय यूनिक चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ विथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। दिस मेक्स एनर्जी पॉलिसी ए सेंट्रल पिलर ऑफ इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। Therefore, India must pursue a growth and sustainability simultaneously, not sequentially। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, ये थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा मैं। इकोनॉमिक एक्सपेंशन इन मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी रिक्वायर्स लार्ज एंड रिलायबल एनर्जी इनपुट्स। एनर्जी ग्रोथ लिंक्स क्या होंगे इसमें? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इंडस्ट्री फ्यूल यूज, ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिमांड,
पॉलिसी चैलेंज जो उसमें देखने में मिलेंगे हमको, कंटिन्यू हाई ग्रोथ विदाउट रिपीटिंग द कार्बन इंटेंसिव पाथ फॉलोड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। इम्प्लीकेशंस पॉलिसी के, शिफ्ट टूवर्ड्स लो कार्बन ग्रोथ मॉडल्स, इंटीग्रेट रिन्यूएबल एनर्जी इनटू इंडस्ट्रियल एंड अर्बन प्लानिंग। पॉलिसी का सेकंड फ्रेमवर्क पॉइंट जो है हाई एनर्जी डिमांड। इंडिया एनर्जी डिमांड इज राइजिंग ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी जो एनर्जी की डिमांड क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है उसके पॉइंट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, राइजिंग इनकम्स एंड लिविंग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट और हाउस होल्ड, एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। की फीचर्स क्या होंगे इसमें? इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू मोर देन डबल इन कमिंग डिकेड्स, पीक डिमांड प्रेशर स्ट्रेस, पॉलिसी जनरेशन कैपेसिटी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पॉलिसी इम्प्लीकेशंस इसमें जो देखने में आएंगे, एक्सपेंड जनरेशन कैपेसिटी रैपिडली, इन्वेस्ट इन ग्रिड मॉडर्नाइजेशन एंड स्टोरेज, promote energy efficiency to moderate demand growth. Third framework point, imported dependence. India is highly dependent on energy imports, particularly crude oil, जैसा कि पहले भी आपको कहा गया है, for transport and industry, natural gas for power, fertilizer and city gas. इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका ये राइजिंग इम्पोर्ट विल सस्टेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फिजिकल बैलेंस, डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस बिकम अनस्टेबल। पॉलिसी रेस्पॉन्स में एक्सीलरेट रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट, प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एक्सपेंड बायो एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन। फोर्थ फ्रेमवर्क पॉइंट इज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी is among the most climate vulnerability countries in the world. मेजर क्लाइमेट रिस्क इसमें इन्वॉल्व हैं, हीट वेव्स एंड राइजिंग टेम्परेचर, इरेटिंग मानसून्स एंड फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड वाटर स्कॉर्सिटी, साइक्लोन्स एंड सी लेवल राइज। पॉलिसी इम्प्लीकेशंस इसमें जो इन्वॉल्व होंगे, बिल्ड क्लाइमेट रिसाइलेंट एनर्जी सिस्टम, reduce emission while adapting to climate impact, integrate mitigation and adoption to in energy planning. इसमें अब इसमें एक क्वेश्चन है कि व्हाई इंडिया नीड्स ग्रोथ प्लस सस्टेनेबिलिटी टुगेदर। इसमें मुख्य रूप से जो एस्पेक्ट है, India can't afford a trade between development and environment because millions still need reliable and affordable energy. Climate impacts directly threatens livelihoods. Global climate commitment requires clean growth. Strategic approach जो रहेगी इसमें, scale up renewable energy, improve energy efficiency, electrify transport and cooking, develop green manufacturing and research. एवोल्यूशन की बात करें हम लोग अभी ग्रीन एनर्जी के बारे में, इंडिया के रेफरेंस में, इंडिया इज रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी हैज इवॉल्व इन फेसेस रिफ्लेक्टिंग ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस एवोल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू की फेसेस, अर्ली फेज एंड एक्सीलरेशन फेज। अर्ली फेज इसमें जो काउंट किया गया है 92-2000. This phase laid the foundation of India's renewable energy sector. इसके पहले हम फ्यूल बेस्ड एनर्जी पे ही डिपेंड थे, फोकसिंग प्राइमरली ऑन विंड एनर्जी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। विंड एनर्जी प्रमोशन 90 में ये इसको लाया गया है। इसमें की फीचर्स इसमें जो हैं, फीड एंड ट्रैप्स गारंटीड प्राइस फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड फार्म्स, capital subsidies and accelerated depreciation encouraged private investment, state level wind energy policies provided additional support. Achievements इसके जो हैं, India became one of the top 5 wind energy markets globally by early 2000. Installed wind capacity approached 1 GW by
2005, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, ये इस पीरियड में 2000 के बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास किया गया है। इसमें इसके जो की प्रोविजंस रिलेटेड टू रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन mandate that utilize procure a certain share of electricity from renewable sources, encourage private sector participation in power generation, open access to transmission networks for renewable generation. Impact इसका जो होगा, create a legal framework for renewable energy developments, provide a long-term policy certainty, crucial for investor confidence. Significance जो देखने में आएगा, set the stage for national scale renewable program in the next decade. Acceleration period जो इसका फेस है 2008 से लेकर 2010 तक. Rapid expansion of renewable energy driven by the climate concern, international commitments and technology improvements. ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में जो आया है, NAPCC, इसमें की जो मिशंस रहे हैं रिलेटेड टू एनर्जी, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल विंड एनर्जी मिशन. और सिग्निफिकेंस इसमें जो देखने में आएंगे, इंटीग्रेटेड क्लाइमेट मिटिगेशन विद एनर्जी पॉलिसी, फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म रिन्यूएबल कैपेसिटी टारगेट्स, लिंक्ड डोमेस्टिक एक्शन टू इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट्स. इसमें दूसरा जो है नेशनल सोलर मिशन 2010, इसमें आल्सो नोन एज द जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, aimed to position India as a global leader in solar energy. Targets जो रखे गया है 20 GW grid connected solar capacity by 2022, development of the solar manufacturing and R&D, promotion of solar parks and rooftop solar. Policy instruments involved is there feed-in tariffs and reverse auctions for solar projects, subsidies and incentive for domestic manufacturing, off-grid and rooftop solar scheme for rural electrification. इसमें जो अचीवमेंट है अभी, इंडिया नाउ रैंक्स among the top 5 countries globally in installed solar capacity, attracted massive private and foreign investment. Solar energy cost declined significantly, making it competitive with fossil fuel. इसका महत्व जो होगा, सिग्निफिकेंस, डिमोन्स्ट्रेटर इसका scalability of renewables, so the policy target market mechanism can accelerate deployment. नेशनल सोलर मिशन के बारे में थोड़ा सा और बताने, इसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं, सोलर मिशन जो 2000 में जो कंस्टिट्यूट किया गया है, स्केल ऑफ सोलर पावर, रिड्यूस कॉस्ट थ्रू स्केल, प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग. आउटकम से इसके मेजर होंगे, मैसो सोलर कैपेसिटी एडिशन, इंडिया अमंग टॉप सोलर नेशंस. ऑब्जेक्ट आउटकम्स ऑफ द नेशनल सोलर मिशन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा. इसके जो आउटकम्स होंगे, India added over 65 GW of solar power capacity by 2023. Significant growth in utility scale solar power parks, rooftop solar in urban and industrial areas, off-grid solar solution for rural electrification. रिन्यूएबल परचेज का ऑब्लिगेशन के बारे में थोड़ा डिटेल बताना चाहूंगा, जो पहले भी आया है. ये रिन्यूएबल परचेज का ऑब्लिगेशन इज ए की पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी फ्रेमवर्क डिजाइन टू एंश्योर ए स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी. इट प्रोवाइड्स ए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म टू इंटीग्रेट रिन्यूएबल इनटू इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड एंड सपोर्ट
the country's energy transition and climate goals. Concept of PRO is a mandatory requirement for electricity consumers and distributors to procure a minimum percentage of their electricity from renewable sources. सिग्निफिकेंस जो पीआरओ के में इसमें मुख्य रूप से जो हैं, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, कैपेसिटी ग्रोथ एंड रिन्यूएबल मार्केट डेवलपमेंट. जैसे कि पहले इसमें मैंने बताया भी, 2030 रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट अचीवमेंट जो रखा गया है उसमें मुख्य रूप से पहला है 500 GW नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030. इसमें नॉन फॉसिल कैपेसिटी इंक्लूड्स सोलर पावर, विंड पावर, स्मॉल हाइड्रो, बायोमास, nuclear energy counted as a low carbon energy. Target installed 500 GW on non-fossil energy capacity by 2030. Significance होंगे उसे represents a massive scale up of renewable energy infrastructure, reduce carbon intensity of electricity and dependence on coal and important oil gases, support India's climate commitment under the Paris Agreement. Solar achievement, current achievements इसमें जो होंगे अभी, India has already installed over 160-170 GW of renewable capacity. Solar and wind energy from the major share. Milestone of such as 100 GW solar target are already achieved ahead of schedule. नेट जीरो बाई 2070. ये मुख्य रूप से अब इसमें ये है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई 2030. नेट जीरो मीन्स टोटल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, टोटल एमिशन रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. स्ट्रेटजीज फॉर नेट जीरो, इसमें स्ट्रेटजी जो इन्वॉल्व है, एक्सपांशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स, green hydrogen development, carbon capture, utilization and storage, forest carbon sinks, afforestation and reforestation. Significance इसके हैं, position India as a responsible global player in the climate mitigation, alliance and sustainable development goals and Paris Agreement commitment, support sustainable economic growth while addressing climate vulnerability. अब इसमें लास्ट वन इज की गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे जो है, फर्स्ट इज PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. इसमें रूफटॉप सोलर हाउस होल्ड्स, फ्री इलेक्ट्रिसिटी विद सब्सिडीज, reduces consumer bills and grid, ultra mega solar parks, land and grid infrastructure provided, reduces project risk, attract private investment. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, इसमें क्लीन फ्यूल फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, डिकार्बोनाइजेस स्टील, फर्टिलाइजर सेक्टर. स्टेट लेवल पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा. स्टेट लेवल पॉलिसी इन इंडिया, सोलर एंड विंड पॉलिसीज, नेट मीटरिंग, एडिशनल सब्सिडी एंड लैंड एंड स्टैंप ड्यूटी एक्सपेंशन. ये 4 एस्पेक्ट, इसमें 4 एस्पेक्ट हैं जो स्टेट लेवल पॉलिसीज में इन्वॉल्व हैं. National policy like National Solar Mission and Renewable Purchase Obligations provides a framework. State level policy are critical because energy is largely implemented at the state level through DISCOMs, land approvals and local incentives. State in India act as a policy laboratories, experimenting and improve innovative measures to accelerate renewable energy adoption.
इसमें जो फर्स्ट एस्पेक्ट है सोलर एंड विंड पॉलिसीज, स्टेट लेवल पॉलिसीज में state design their own renewable energy policy to complement national program. Key features involved is fixed tariffs or incentive for solar or wind developers, priority grid access for renewable powers, encouragement of private investment through state level auction and schemes. एग्जाम्पल इसके जो है इसमें है, आपको इसमें जो चल रहा है स्टेट लेवल पर, गुजरात सोलर पॉलिसी 2009 ऑनवर्ड्स इंट्रोड्यूस लार्ज सोलर पार्क्स, फर्स्ट स्टेट टू प्रमोट यूटिलिटी स्केल सोलर इंडिया। इंडिया में जो गुजरात स्टेट है जिन्होंने पहले इसको शुरुआत की है 2009 में सोलर पार्क के रूप में डेवलप किए गई। सेकंड स्टेट इज तमिलनाडु, विंड पॉलिसी है तमिलनाडु, जिसमें फैसिलिटेट लैंड लीजिंग फॉर विंड टर्बाइन्स, ऑफर्ड कनेक्टिविटी एंड क्लियरेंस सपोर्ट। सिग्निफिकेंस जो इसमें है, एनकरेज कंपटीशन एंड इनोवेशन अक्रॉस द स्टेट, allows adaptation to local resources availability. Windy region, sunny region. Net metering allows rooftop solar owners to all surplus electricity back to grid, reducing their electricity bills. रूफटॉप सोलर पैनल जो लगाए जाते हैं, इसमें अगर एक्सेस बिजली का सरप्लस होता है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में उसको कम करके उसको कंज्यूमर को फायदा दिया जाता है। स्टेट इम्प्लीमेंट्स रेगुलेशन फॉर रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रूफटॉप्स। बेनिफिट्स इसके जो रहे हैं, प्रमोट्स डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर जनरेशन, रिड्यूस लोड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, एनकरेजेस प्राइवेट हाउस होल्ड पार्टिसिपेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें जो एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र और कर्नाटका है। यहाँ महाराष्ट्र में रूफटॉप सोलर नेट मीटिंग को बढ़ावा दिया गया है। कर्नाटक में इंसेंटिव फॉर लार्ज स्केल रूफटॉप इंस्टॉलेशन। एडिशनल सब्सिडी के रूप इसमें स्टेट लेवल पॉलिसी में है, उसको एडिशनल सब्सिडी पार्ट है इसमें। Many states provide subsidies above the central government scheme, such as capital subsidies for solar panels and inverters, interest rate subsidies for renewable energy loans, grants for biomass और small hydro। सोलर पैनल्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत अच्छी खासी ये सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही कंज्यूमर्स को, जिससे कि इसको इस स्कीम का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले और हम ये फ्यूल वेस्ट एनर्जी का कंजम्पशन कम से कम हो सके और ग्रीन एनर्जी की ओर हम लोग आप आगे बढ़ सकें। सिग्निफिकेंस इसमें जो है, रिड्यूस इनिशियल कैपिटल बर्डन्स। सोलर पावर लगने से इनिशियल कैपिटल बर्डन कम होगा। एनकरेजिंग मोर डेवलपर्स एंड हाउस होल्ड टू अडॉप्ट रिन्यूअल्स, हेल्प इन एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट इन unreserved areas। स्टेट लेवल पॉलिसी का फोर्थ पॉइंट इज लैंड एंड स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन। स्टेट लेवल इसमें जो इस तरह के जो पावर प्लांट लगाएंगे उसमें जो स्टेट लेवल की तरफ से जो रखे गए हैं, इसमें लैंड और स्टैम्प ड्यूटी के एग्जम्पशन की लैंड फ्री उनको दिया जाएगा और स्टैम्प ड्यूटी में उनको छूट दी जाएगी। लैंड एक्विजिशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर मेजर बैरियर टू रिन्यूअल, जो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आने से लोग इसमें पीछे रहते हैं, उनको कॉस्ट हैवी पड़ती है, इसलिए इसमें जो स्टेट ऑफर्स एग्जम्पशन और स्टैम्प ड्यूटी एंड लैंड ट्रांसफ़र कॉस्ट की भी कस्ट कम की गई है। इंडस्ट्रियल डेवलपर्स, सोलर विंड पार्क डेवलपर्स और रूफ टॉप सोलर एडॉप्टर्स। सिग्निफिकेंस जो होगा, रिड्यूसर प्रोजेक्ट्स कॉस्ट सिग्निफिकेंटली, प्रोजेक्ट लगाने पे कॉस्ट कम आएगी। अट्रैक्ट्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनकरेज रिन्यूएबल एनर्जी क्लस्टरिंग इन स्पेसिफिक रीजन्स। थैंक यू सो मच। ये मेरा प्रेजेंटेशन यहीं तक था। ये अब इसमें मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कोई अगर इसमें कुछ क्वेश्चन करना चाहें
तो मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का रेलिवेंट आंसर दे सकूं। मैं इसमें अभी एक दो पॉइंट और आपको थोड़ा सा अलग से इसमें ब्रीफ करना चाहूंगा। मेक इन इंडिया के तहत अंडर मैन्युफैक्चरिंग टारगेट जो 2014 में एक टारगेट रखा गया था 25% जीडीपी में ग्रीन एनर्जी पॉलिसी को 25% जीडीपी इन्वॉल्व किया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी शायद टारगेट को हम नहीं कर पाए। और सोलर पैनल जो लगाने की बात हम लोग कर रहे हैं बार बार, इतना हैवी सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि ये सारा जो मेड इन चाइना की तरफ से इक्विपमेंट्स हैं वो 90% इम्पोर्ट किए जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है और टैरिफ डेफिसिट भी बढ़ता है। इसलिए हम लोग शायद सोलर पैनल लगाने में हमारा वो जिस तरह से हम सब्सिडाइज देने के बाद भी नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे, सब वजह ये है उसकी। और दूसरा, ओवरऑल यूरोप में 1900 एनर्जी कोऑपरेटिव हैं जो विंड सोलर फॉर्म है यहाँ पर जो ऑपरेटिंग हो रहे हैं, जो 12 लाख करीब लोगों को इसका फायदा पहुंचा रही हैं। अभी मेरे जानकारी में जहाँ तक है कि हमारे एमपी में भी कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ सोसाइटियों ने सोलर पैनल लगाने का काम अपने हाथ में लिया है, और खासतौर पर खरगोन और खंडवा डिस्ट्रिक्ट में अभी कुछ सोसाइटियों ने काम शुरू किया है कॉर्पोरेट सेक्टर में। और अभी बहुत ज़्यादा भी इस सेक्टर में ग्रीन एनर्जी का काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये ग्रीन एनर्जी का काम मोस्टली कॉर्पोरेट सेक्टर में ही किया जाएगा, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज। मेरा तो प्रेजेंटेशन पूरा हो गया, इससे ज़्यादा मैं बहुत, क्योंकि आई एम नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट दिस सब्जेक्ट। Any question from any participant? Please ask. हेलो जी सर, हरने सर। जी सर। हाँ सर, मैं डॉक्टर यशवंत हरने जी, और कोऑपरेटिव्स ही पढ़ाता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जी। इस कार्य के लिए जी, सहकारिता संस्था क्यों योग्य है, ऐसा आप कुछ आपको क्यों लगता है? क्यों योग्य? मैं योग्य इसलिए मानता हूँ कि सहकारिता जो है रूरल एरिया से जुड़ी हुई है, और Yes, आज इलेक्ट्रिफिकेशन की सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो रूरल एरियाज में है। आपने देखा होगा कि जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, शहरों में सप्लाई बहुत ज्यादा है, गाँवों में सप्लाई नहीं है। सही है। तो इसके सप्लाई नहीं होने से बहुत सारे रूरल एरिया की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, ना उनके बच्चे पढ़ पाते हैं, ना उनको आप देखिए इरिगेशन के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है। इसलिए सोलर, ये ग्रीन एनर्जी है जो, और सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो रूरल एरियाज में, और रूरल एरियाज के लोग जुड़े हुए हैं कोऑपरेटिव से। आपको शायद मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा कि अभी जब से हमारे केंद्र सरकार में अभी जो डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन का गठन हुआ है पिछले 3 साल पहले, और जिसके माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं, तो आपने देखा होगा, तो अब ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। एक यूनिवर्सल यूनिफॉर्म एक कॉर्पोरेट नेशनल पॉलिसी बनी हुई है, और वो अभी क्या था, हर स्टेट की अपनी एक पॉलिसी थी अपने एक्ट से, अब उन्होंने बना के एक पॉलिसी बन गई है, उसी पॉलिसी पे सारे कॉर्पोरेट से काम कर रही हैं, और हर पॉलिसी को मल्टीपर्पज बना दिया गया है। अभी हमारे ये थी कि कोई सोसाइटी जैसे मछली फिशी सोसाइटी है या डेयरी सोसाइटी है, वो केवल डेयरी काम करेगी, फिशी काम करेगी, लेकिन जब से अमित शाह जी आए उन्होंने हर सोसाइटी को मल्टीपर्पज बनाया। हर सोसाइटी हर काम करेगी, बीज का काम भी करेगी, लोनिंग का काम करेगी, वो फिशीज का काम करेगी, डेयरी का काम करेगी, और इस तरह के जो मल्टीपर्पज काम है, सोलर पैनल है और दूसरे जो काम है वो सब काम करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखिएगा अगले 5 साल बाद आपको हर सेक्टर में कोऑपरेटिव ही दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखने वाला है। बहुत खुशी की बात है सर।
कॉपरेशन का एक प्राध्यापक होने के नाते मुझे खुशी है। धन्यवाद जी सर। ओके थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता? प्लीज प्लीज बी आस्क, वी हैव इनफ टाइम। कोऑपरेटिव के बारे में कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं मेरा बहुत लंबे समय तक उसमें रहा है। तो एक क्वेश्चन पूछना था सर। जी कोऑपरेटिव एक्चुअली स्टेट सब्जेक्ट है, जी बिल्कुल लेकिन अब ये सेंट्रल मिनिस्ट्री होने के कारण जी। स्टेट के अधिकारों पे कोई अतिक्रमण हुआ है, ऐसा आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन बढ़ा है? नहीं नहीं, अतिक्रमण अधिकारों पे कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि कोऑर्डिनेशन बढ़ा है। क्योंकि हर हर स्टेट का अपना एक कोऑपरेटिव एक्ट है, तो सारा काम तो कोऑपरेटिव एक्ट के तहत अंडर ही हो रहा है। लेकिन ये मंत्रालय बनने से सेंट्रल लेवल पे कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो गया है। अब हमको क्या कहीं जाना नहीं पड़ता है, सीधा मिनिस्ट्री होने का एक अलग से मिनिस्टर्स हैं, सब चीजें हैं, तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो गया। पहले ये कि एग्रीकल्चर के साथ होने से क्या है, एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता था, कोऑपरेटिव को सेकंड लाइन में रख दिया जाता था। इसलिए अब ये मंत्रालय सेपरेट बनने से तो कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अच्छे ड्रास्टिक चेंज आने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। और एक आखिरी छोटा क्वेश्चन सर, जी जी कोऑपरेटिव की सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो प्रपोजल था सर, जी उसका क्या हुआ है? आई थिंक मुझे ऐसा ध्यान है कि उसका कहीं इनॉग्रेशन किया है माननीय सहकारिता केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी ने। अब ये कहाँ किया मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका इनॉग्रेशन तो हुआ है सेंट्रल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का। ओके ओके, थैंक यू सर, वेरी थैंकफुल टू यू। Any other question related to cooperative society, solar energy and all? Any other question? Anybody can ask. We have so much of time. Please be asked. Please ask the question. कहाँ पर ये? अच्छा अच्छा, ये जो आपने हरने जी आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का, मैं यस बता सर। रहा, ये त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी है, ये आनंद गुजरात में अभी कुछ दिन पे ये इसका इनॉग्रेशन हुआ है जी। आनंद में, आनंद में आपको शायद ये पता भी होगा, आनंद में अमूल भी है। नहीं, आनंद में जो रूरल है वो पहले से है ही हाँ हाँ आनंद का, लेकिन अभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सब आनंद में खोलने का इनॉग्रेशन हुआ है। हाँ हाँ हाँ, आनंद में गुजरात चालू था। जी जी जी। ये त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल के नाम पर रखी गई हाँ, यूनिवर्सिटी का नाम। त्रिभुवन दास पटेल जी पायोनियर ही थे अमूल के। ओके ओके, करेक्ट करेक्ट, इसलिए वहां आनंद को चूज किया गया है। जी 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 आनंद सर में। हमारा कोई यानी जो बाकी फैकल्टीज है कोऑपरेटिव्स की अब पूरे देश में, उनका कुछ उसमें योगदान रह सकता है? क्यों नहीं रह सकता है, आप अपने बिल्कुल योगदान दे सकते हैं। थैंक यू योगदान आप तो चूंकि आपका सब्जेक्ट आप जो है उसमें, तो आपका योगदान क्यों नहीं जाएगा, आप जैसे लोगों का ही योगदान होगा तभी यूनिवर्सिटी चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। ओके सर। जी Any other question? Vishnesh ma'am, Kunal sir, any other question? We have 30 minutes. We have also left 30 minutes. Just any other question? कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, प्लीज। हरने सर और भी कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं सर। क्यूरीज नहीं है सर, लेकिन जो अभी सर को कोऑपरेटिव में काफी साल, मतलब उन्होंने वो पूरा हाँ 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 जी जी मैंने इंट्रोडक्शन में सुना, बहुत 35 इयर्स एक्सपीरियंस है सर का, और ऑन ग्राउंड है सर। मध्य प्रदेश में जी। ये ग्रीन इनिशिएटिव के लिए कोई स्पेसिफिकली कोऑपरेटिव खुली है क्या? नहीं, अभी तो मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है। मैं लोकेश सर जी, यस सर।
मैं ये बताना चाहूँगा, मैं भी सागर यूनिवर्सिटी का एमबीए होल्डर हूँ। मेरा बैच है sir. 82, 82, 84, फर्स्ट बैच ऑफ द एमबीए। ये शायद मुझे लगता है शायद किसी को जानकारी में नहीं होगा। नहीं, अब आपका पोस्ट इतना बड़ा है, वो ज्यादा नहीं, जानकारी में है सर। नहीं पोस्ट कुछ भी नहीं है। ये मेरा बहुत बड़ा सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट यही है कि मैं उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ जहाँ मुझे बात करने को और मिलने को मौका मिला है। वहाँ मेरा पहला एमबीए बैच था। ठाकुर साहब हमारे मेंटर थे और उस समय से हमसे जुड़े हुए हैं, और ये वो मेरे गुरु तो हैं ही। और सहकारिता में हम पढ़ाते हैं सर कि रजिस्ट्रार ये ब्रह्मा विष्णु महेश होता है हाँ, सहकारिता का। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि गॉड बोला जाता है सहकार रजिस्ट्रार को। उसका कारण है कि रजिस्ट्रार का काम है सोसाइटी को बनाना, यानी रजिस्टर्ड करना, देन उसको चलाना ऑर्गेनाइजर, देन डी फॉर डिस्ट्रॉयर, मिटाना। ये तीनों ही काम रजिस्ट्रार के पास होते हैं, इसलिए रजिस्ट्रार को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। जी, ये है। इसलिए सोसाइटी को बनाना, उसको चलाना, किसी भी नेता को उसको पद पे बिठाना, इलेक्ट कराना, ज्यादा कुछ है तो उसको उससे हटाना, खत्म करना, और सोसाइटी को भी डिस्टर्ब करना है, बनाना, चलाना, पोषण करना, पोषित करना, और उसको डिस्ट्रॉय करना। ये तीनों ही काम रजिस्ट्रार के पास होते हैं। और ये पावर्स मुझे लगता है कि, और कोऑपरेटिव एक्ट इज ए वेरी स्पेशल एक्ट। यस सर। हाँ, और इसमें आपको एक चीज बताएं, कोऑपरेटिव एक्ट में सिविल कोड को भी बार किया गया है, यानी डीजे तक लेवल को इसमें कोऑपरेटिव एक्ट में किसी को पावर्स नहीं है। नहीं, और बाकी ना कलेक्टर कमिश्नर तो खैर किसी को पावर्स नहीं है, मतलब बहुत नहीं, स्पेशल नहीं, है ये। इट इज अ वेरी स्पेशल है। एक्ट, ये है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर अगर अब धीरे धीरे अभी डाउनफॉल में चला गया था किसी कारण से, बहुत सारी चीजें उसके अंदर बहुत डाउनफॉल में गया था सर, लेकिन अपनी यानी सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी है, लेकिन जो एक कुछ संस्थाओं को छोड़ के बाकी छोटी संस्थाएं थोड़ी कमजोर हो गई थी। नहीं, कमजोर हो गई, उसका कारण बहुत सारे कारण है, वो मैं इंटरनल चीजों को नहीं बताना चाहूंगा डिपार्टमेंटली। लेकिन ये है कि अब धीरे धीरे जब से सेंट्रल गवर्नमेंट में सहकारिता मंत्रालय से बना है, और हर सोसाइटी को मैंने जो बताया ना कि मल्टीपर्पज बनाया गया है। अभी क्या सोसाइटी एक काम करती थी, तो डेयरी वाले डेयरी काम कर रही, अगर उसमें फेल हो गई तो उसके बाद दूसरा काम करने को ऑप्शन नहीं है। अब मल्टीपर्पज होने, चलो अगर डेयरी में फेल हो गए तो चलो मछली पालन का काम करेंगे, खाद बीज का काम करेंगे, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे। तो अब वो अपने इतने सारे उनको काम दे दिए हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकेंगे। इसलिए अब आगे चल के फेल होने का काम नहीं रहेगा इन सोसाइटीज को। एक सर मेरा यानी कंसेप्ट था, ये कितना सही है आपसे अब बोलने का सौभाग्य मिला है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसा एनएसएस है जी, वैसा एक कैडर कोऑपरेटिव्स के लिए बच्चों का, यानी वो कोऑपरेटिव की छोटी छोटी जो एक्टिविटीज है जी, वो कर सके, जी। ऐसा एक प्रपोजल मैंने बनाया हुआ है। तो कैडर मतलब आप चाहते हैं सोसाइटी एम्प्लॉयज का कैडर? नहीं, 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 बच्चों का ही, जैसा एनएसएस में एक वॉलंटियर होता है। अच्छा, हाँ, मैं ठीक समझ गया अभी। अच्छा, जो सोशल सर्विसेज को बढ़ाता है। हाँ, हाँ, तो एक कोऑपरेटिव कॉन्सेप्ट और जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स है उसको स्प्रेड करने के लिए हर एक कॉलेज लेवल पे जी, एक नेशनल कोऑपरेटिव कोर जी, या नेशनल कोऑपरेटिव सर्विस, हाँ, ये अगर रही तो जी। सिर्फ कोऑपरेटिव यानी एज ए प्रोफेशन नहीं या व्यावसायिक नहीं, तो एक कोऑपरेटिव का जो बेसिक कंसेप्ट है जो नेचुरल है हमें जी। तो आपके में कि कॉलेज और स्कूल लेवल पे एनएसएस जैसा एक होना चाहिए सेक्टर। हाँ, कोऑपरेटिव का आपका जो सपना है कि यानी एक मंत्रालय बना है और आगे चल के बहुत सारी एक्टिविटीज थ्रू कोऑपरेटिव होंगी। आपका प्रपोजल बहुत अच्छा है वासु भाई। ये तो कि इस समय अब डायरेक्शन से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट की तरफ से सारे कॉलेज और स्कूल्स को जाएं, तब जाके कहीं ये कंस्टिट्यूट हो सकेगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बिल्कुल सही है। प्रपोजल तैयार किया है सर, उसका थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे ट्रायल लेके वो भेजना है। वो कहाँ भेजेंगे आप उसे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। बिल्कुल आप भेजिएगा, बिल्कुल ठीक जी, बहुत अच्छा है। सर मैं डॉक्टर पुष्पा रमेश जी, गुड आफ्टरनून सर। मैं डॉक्टर पुष्पा रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर, माता गुजरी कॉलेज से बोल रही हूँ सर। सर ये जो डिजिटल इंडिया या डिजिटल एरा, हाँ जी, हाँ जी सर,
सर डिजिटल एरा में ये अपने कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के ऊपर कोई फर्क पड़ा है क्या? अभी जितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है वर्तमान समय में, तो इनके ऊपर जी इसका कुछ प्रभाव पड़ा है? क्योंकि महाविद्यालय स्तर बिल्कुल। पर तो सर एनएसएस है, हम्म, कंपलसरी है आजकल हर महाविद्यालय में, हम्म। लेकिन उनकी फंडिंग और उसके ऊपर और डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ रहा है सर? इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इनके ऊपर ये फर्क प्रभाव पड़ा मैडम कि अब ये लोग इतना ज़्यादा स्किल्ड कर्मचारी इनके पास नहीं है, ये सब वो काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ एमपी की तरफ से ये सब चीज़ें की जा रही हैं और सोसाइटी को सबको ऑनलाइन किया जा रहा है और सब कंप्यूटराइजेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में लगभग 1 लाख से ज़्यादा प्राइमरी लेवल सोसाइटियाँ रूरल लेवल पर सारी की सारी कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। तो अब वो सब सारी हाँ जी डिजिटाइजेशन सर। का जो आप काम काम करने की बात कर रहे हैं ना, ये सोसाइटियों ने काम करना स्टार्ट कर दिया गया है। डिजिटाइजेशन में रूरल लेवल जैसे आपको अच्छा। जमीन की नकल निकलवाना, कार्ड सर्टिफिकेट बनवाना, दूसरी चीजें ऑनलाइन अप्लाई करना, ये सब चीजें जो अब रूरल जी, लेवल ये सब जी, होने लगी हैं। तो फर्क अब ये फर्क पड़ रहा था, लेकिन जब जी। जब से पिछले 3 सालों में हम लोगों ने इसमें कंप्यूटराइजेशन की तरफ बहुत ज्यादा काम किया है। और जबलपुर अच्छा, डिवीजन में मैं जबलपुर डिवीजन से रिटायर हुआ हूं मैडम, आपको बता दूं अभी जनवरी में। तो पूरे डिवीजन में अच्छा, हमने अच्छा सर। 100% ओके, तो कंप्यूटराइजेशन इसलिए सोसाइटी का प्राइमरी सोसाइटी का करवाया है। तो ये मध्य प्रदेश में 100% अच्छा, कंप्यूटराइजेशन पैक्स सोसाइटी का हो चुका है और ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। तो अब गांव के लोगों, ग्रामीण अच्छा। रूरल एरियाज के लोगों को अपनी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको कोई फॉर्म भरना है, कुछ करना है, सब ऑनलाइन अवेलेबिलिटी हुँ, वहां मिल जाएगी सोसाइटी हुँ, में। जी, इसमें हुँ। नाबार्ड की तरफ से बहुत तो सारी सर जैसे फैसिलिटीज अपन और अभी कंप्यूटर। हाँ, जी हाँ जी। जी 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 मैडम सर जैसे ग्रामीण बोलो। क्षेत्रों में अपन वर्तमान समय में ये बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, है ना? और यदि जी अपन जी कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, तो महिला जी सशक्तिकरण को अपनाकर यदि ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आपको ऐसा लगता है कि जी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपन अभी आप बता रहे हैं कि हम वहाँ पर भी सारी चीज़ें डिजिटलाइज़ेशन हो गया है, तो वहाँ के हाँ लोगों को जी। सर इतना ज़्यादा जानकारी है या वो अनभिज्ञ हैं आज भी? मतलब महिला सशक्तिकरण की वर्तमान समय में वहाँ पर भी सर उतना ज़्यादा आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि नहीं, महिला बिल्कुल सही आपने कहा सशक्तिकरण कि वहाँ पर है या नहीं? नहीं, महिला सशक्तिकरण तो खैर नहीं है, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन जी, चूंकि अब धीरे धीरे ये सब चीजें शुरू हो जी, रही हैं, तो आगे अवेयरनेस आएगी। और जी, महिला सोसाइटी में चूंकि एक जी, सेट परसेंटेज है उनके भागीदारी का, तो महिलाएं तो रहती हैं, लेकिन आपको देखा होगा कि अब चूंकि इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, शिक्षित नहीं है, अवेयर नहीं है, तो जी, जी, वो सब जी, तो निश्चित रूप से भागीदारी में कमी तो है। तो अब धीरे धीरे आएगा वो जी, समय जी, जब वो जी, कोऑपरेटिव से जुड़ेंगी। और आपको बता दूं, बहुत सारी हमारी महिलाओं की बैंक्स भी हैं जो बहुत अच्छी चल रही हैं। आपको शायद आप जबलपुर से हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। जबलपुर से मैडम है उसमें, तो आपने देखो एक वहाँ महिला नागरिक बैंक है, वहाँ पूरी महिला ही मेंबर्स हैं, महिला ही हाँ बोर्ड जी ऑफ सर। डायरेक्टर्स महिलाओं का है। हाँ, तो वो बहुत अच्छा चल रहा है। आप कभी जी, जी, जाके ये आपका फुहारा के पास कहीं जगह उनका ऑफिस है बैंक का। तो ऐसा नहीं है, हाँ जहाँ जी सर, अवेयरनेस मेरे शहरों को में तो है, आइडिया गाँव है। में आइडिया है ना। तो अभी हाँ, गांव में अभी थोड़ा सा हाँ जी अवेयरनेस की सर। कमी है। महिलाओं की सोसाइटियां तो हैं, लेकिन अब वो जी, उतनी अवेयर नहीं होने के कारण उतना वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रही हैं। तो और निश्चित रूप से डिजिटाइजेशन की बात, कि अच्छा। अब ज्यादा वो अब हाँ, अब ये सब अवेयरनेस की बात है, तो धीरे धीरे वो आएंगे अब। तो निश्चित रूप से सशक्तिकरण में जी, उनको बिल्कुल, बिल्कुल। लाभ तो मिलेगा इसका। जी 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 हुँ। तो सर हेलो, गुड उनके इवनिंग सर। अनभिज्ञता को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? सर कोई आप सुझाव दे सकते हैं क्या सर? मतलब सरकार को नहीं अपनी वो तरफ से क्या प्रयास करना चाहिए? नहीं वो हम लोग अब प्रचार प्रसार का काम तो करते हैं, समय समय पे कैंपिंग भी लगाते हैं, ऐसा रूरल लेवल पर। जी, तो हाँ, तो अब वो उतनी अच्छा। ज़्यादा भागीदारी तो रहती नहीं है अब, तब ज़्यादा पहुँच हो नहीं पाती उन तक। तो वो चल रहा है, वो अप्रोच तो करते हम लोगों की रहती है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करवाया जाए। तो
धीरे धीरे होगा वो जी आगे जी चल के। कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रचार जी प्रसार जी का जी काम तो होता है इसमें, और बराबर चलता रहता है, तो बिल्कुल राउंड सर राउंड द बिल्कुल ईयर। जी 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 बहुत बहुत गुड इवनिंग आभार सर। सर आपका। थैंक यू सो जी, मच। थैंक यू सर, थैंक जी हेलो। जी गुड आफ्टरनून सर, वैशाली शाह फ्रॉम जी वडोदरा। जी सर, ये मैडम क्वेश्चन पूछ रही थी तो मुझे थोड़ा अ, जिज्ञासा था, तो मैं जी एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, जी तो वेयर इज द कंस्ट्रेंट टू अचीव दैट गोल, मतलब वो हम क्यों नहीं कर पा रहे, या कहाँ पे कमी रह जाती है? मुझे तो ये लगता है कि अभी अवेयरनेस की कमी है। अगर जब किसी भी काम को करने जाएंगे और अवेयरनेस नहीं रहेगी, तो हम अचीवमेंट कहाँ से मिल पाएगा। दूसरा दूसरा एजुकेशन की भी कमी है रूरल एरिया में, और महिलाओं को देखा जाए कि उतना ज़्यादा नहीं मिलती हैं पढ़ी लिखी, तो वो ये सब चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। जी सो अवेयरनेस महिलाओं में क्रिएट करनी चाहिए या नहीं, ये पुरुषों तो में भी करनी चाहिए, कि नहीं बिकॉज नहीं, महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। कई बार तो ऐसा होता है, जैसे अब मैं मध्य प्रदेश डिफेंस की बात करूँ इस संदर्भ में, तो बहुत सारे हम लोग जैसे अब गैदरिंग भी करते हैं तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। तो वो तो महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा इसमें। देखो, जब कोई काम करना है तो उनको भी आना पड़ेगा। सरकार तो अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ही रही है, और जो भी डिपार्टमेंट है वो तो सब करते ही हैं। उनके अपने अभियान, अपने पॉलिसीज हैं, सब चीज चल ही रही हैं। लेकिन इसमें अब उनको भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। सर, इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में महिला सक्षमीकरण में बहुत अच्छा काम हुआ है, और अब हम कॉलेज में भी देखते हैं तो महिलाएं या जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो आगे है। हेलो। सर आपका म्यूट है। जी जी, सॉरी। आवाज आ रही है आपको? यस सर। जी। तो मेरा ये कहना है कि अवेयरनेस तो जरूरी है ही, साथ में अगर किसी अचीवमेंट के लिए अगर कुछ काम करना है तो भाई महिलाओं को भी आगे आना ही पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा। आवाज आ रही है आपको? यस सर। जी जी। एनी क्वेश्चन? प्रताप लालवानी सर, जी प्रताप लालवानी सर, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? प्रताप सर। प्रताप सर, आर यू देयर? हेलो। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून। हाँ सर, आई एम डॉक्टर प्रताप लालवानी फ्रॉम अमरावती यूनिवर्सिटी। जी सर, आई हैव completed course from Swayam AI in accounting, but जी sir, nowadays we are hearing about green accounting. So can you tell जी। me sir something about it? What is green accounting? नो, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। Okay, okay, okay. Thank you sir. सर, मेरा एक प्रश्न है। मैं डॉक्टर चंद्रलता सिंह, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की दिशा में, जी स्पेशली वेस्ट मैनेजमेंट में, जब हम प्लास्टिक की बात करते हैं कि इसका रिड्यूस होना चाहिए, तो जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट क्या गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव लिए हैं प्लास्टिक के यूज को रिड्यूस करने के लिए, तो क्या उसके बारे में कुछ हमें बता सकते हैं सर? क्योंकि जब मैं स्पेशली रिलीजियस प्लेसेस पर हम जाते हैं, जी
तो वहां पर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो अधिकतर आजकल शैशे में अवेलेबल होने लगे हैं, पाउचेस में अवेलेबल होने जी जी लगे हैं, या जो भी फूड जो मटेरियल है वो सर्व किया जाता है वो भी प्लास्टिक की थालियों में, प्लास्टिक की प्लेट्स में, जी ग्लासेस में। तो इस तरह से जो स्मॉल लेवल पर प्लास्टिक्स है उसका यूज बढ़ता ही चला जा रहा है, जो गलत है। और उसमें एनवायरमेंट काफी प्रभावित हो रहा है और काफी एनर्जी इसमें जा रही है, जिसमें प्लास्टिक का यूज जो है, जी जी जो कॉन्सेप्ट ही है रीयूज, रिड्यूस एंड रीजनरेट, इस तरीके से। जी तो उसमें प्लास्टिक को किस प्रकार से हम यूज को रोक सकते हैं, या गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव हैं, क्या स्कीम्स हैं इसको स्मॉल लेवल पर रोकने के लिए, स्पेशली जो प्रोडक्शन यूनिट से ही जब प्लास्टिक के शैशे में चीजें बंद हो जाएंगी तो वो काफी अच्छा होगा। तो वो क्यों नहीं बंद हो रहा सर? मैडम, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्रोडक्शन लेवल पर तो निश्चित रूप से इसमें वेन होना चाहिए कि किस लेवल की पॉलीथीन या प्लास्टिक यूज में आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसमें जो है कि हम जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं उसको अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है। जैसे कि हर जगह आप कहीं भी हम लोग जाते हैं तो डस्टबिन रखे मिलते हैं क्लाइमेट के लिए, एनवायरनमेंट में कहीं घूमने जाते हैं वहां देखते हैं, तो लेकिन हम लोग अवेयर नहीं है। प्लास्टिक के आइटम आजकल आपने देखा हर चीज प्लास्टिक में आ रही हो, आदमी ये भी प्लास्टिक में ही लेना पसंद कर रहा है, वो अवॉइड नहीं कर रहा है। 10 रुपीज की चीज मिल रही है सर, जी तो वो 100 रुपीज की तुलना में 10 रुपीज की चीज जो शैशे में, पाउचेस में मिल रही है, और हमारी जी फूड हैबिट भी गलत है। जी तो हम हर जगह पोल्यूशन फैला रहे हैं, हर जगह प्लास्टिक फेंक रहे हैं। जी जी तो वो सैशे जो स्मॉल लेवल पर जो पाउचेस और सैशेस में है, वही क्यों नहीं बंद हो रहा? जबकि फॉरेन कंट्रीज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी प्रोडक्शन में, यदि आप वेस्ट मटेरियल जा रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर की होती है। तो जी। ये चीजें अभी गवर्नमेंट ये बंद नहीं कर पा रही है कि आप शैशे में क्यों बेच रहे हैं उस चीज को। अब ये देखो, इसमें अब रूल्स तो है, नियम भी है कि सिंगल यूज में पॉलीथीन को रोका जाए, ये सब चीजें इसमें एक्ट भी बने हुए हैं, बार बार है, और इंस्ट्रक्शंस भी निकलते हैं, सब चीजें होती हैं, इवन एक्शन भी लिए जाते हैं। लेकिन वही जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी तब तक इसमें कुछ होने वाला नहीं है। अकेली सरकार हर जगह नहीं बैठने वाली है कि हर आदमी को पकड़ के बैठे कि भाई तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो। इसमें मेरा ये कि अवेयरनेस बहुत आवश्यक है, और हमें ही इसको मतलब वो करना पड़ेगा, तो शायद करना पड़ेगा कि नहीं, हमको प्लास्टिक में कोई चीज लेना ही नहीं है, तब जाके ये जी, सब कुछ होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, जैसे हम लोग अब मार्केट जाते हैं तो हम लोग क्या खाली हाथ जाते हैं, बस हर चीज चाहते हैं पॉलिथीन में मिले, ये मांगते हैं कि भाई पॉलिथीन दे दो आप, जी हम सर, उसकी डिमांड करते हैं उसको। तो वो सब चीजें बहुत जरूरी मेरे हिसाब से। बाकी तो एक्ट नियम कितने ही बन जाएं उससे कुछ होने वाला नहीं है, मेरा ऐसा अनुभव है जी। थैंक यू सर। ओके। सर अभी लालवानी सर ने ग्रीन अकाउंटिंग के बारे में पूछा था, जी तो अगर आपकी परमिशन हो तो थोड़ा मैं बता सकता हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल, अरे मेरे क्या हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, हम मेरी जानकारी में भी हो जाएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा जी। तो उसमें ऐसा है सर जी कि जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं जी उसका वैल्यू और इम्पैक्ट का वैल्यूएशन रिकॉर्डिंग किया जाता है। अच्छा अच्छा, ओके जी। Any other question? Okay, sir, I think now there is no question from any participant. So, sir, I would like to express my sincere thanks and gratitude towards PK Siddharth, sir. Thank you, sir, for giving your valuable time and your precious knowledge. And definitely, all the participants will be get something from your practical knowledge. So, thank you so much, sir. And you have solved all the queries of all the participants nicely. So, thank you very much, sir, for being with us. थैंक यू सर, थैंक यू, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा मिलके। ठीक, Thank you, sir.